साथियों, आप देख रहे हैं RRKM जनमत न्यूज 85 और हमारे साथ हैं वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पूर्व बामसेब के बड़े कार्यकर्ताओं में से एक चेहरे माननीय DP सिंह जी, जो राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी। सर धन्यवाद और स्वागत है सर आपका हमारे चैनल RRKM जनमत न्यूज 85। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आज का क्या प्रोग्राम शामली जिले के अंदर जो ये था, उस विषय में आप थोड़ा हमें बताएं विस्तार से हमारे दर्शकों को। देखिए, शामली ज़िले में जो कार्यक्रम था, जो माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो परिवर्तन यात्रा EVM भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक स्टार्ट हुई है, तो आज शामली ज़िले में आई थी। और शामली ज़िले में रविदास मंदिर का जो ये हॉल है, इसमें कार्यक्रम हुआ है। तो ये EVM के द्वारा जो भारत में वोटों की चोरी की जा रही है, वोटों में एक तरह से डाका डालने का काम किया जा रहा है, EVM के द्वारा लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया गया है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देने का काम ये पूरे देश में माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा किया जा रहा है। तो सर ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपकी दूसरी यात्रा है। पार्ट 1 पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाला मेश्राम साहब ने, तो उस यात्रा में और इस यात्रा में कितना फ़र्क आप देखते हैं? देखिए, यात्रा में वो कोविड के कारण बंद हो गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी, ये दोबारा से ये स्टार्ट की गई है। देखिए, होता क्या है कि जनमानस को अगर आपको जागृत करना है तो लोगों तक जाना पड़ेगा। ये लोगों को जगाने का मामला है। जो हम जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह मीटिंग की जा रही है, रास्ते में भी मीटिंग रुक कर मीटिंग की जा रही है कि लोगों को EVM के बारे में जागृत करने का मामला है। इससे एक ना एक दिन बहुत बड़ा असर और हो रहा है, क्योंकि सोशल, बेशक हमें मुख्य मेन मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया वामन मेश्राम साहब की बात को उठाने का काम कर रहा है। एक ना एक दिन हमें बेशक मनुवादी मीडिया के द्वारा नहीं दिखाया जा रहा है, वो प्रयास किया जा रहा है कि वामन मेश्राम की आवाज़ को दबाया जाए, लेकिन एक ना एक दिन ये आवाज़ इस देश की बुलंद आवाज़ बनेगी। और उसकी तो सर आप 88 ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, भारत वाम से भारत मुक्ति मोर्चा 88 संगठन चलाता है, और चैनल की अगर मैं बात करूं तो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के पास में चैनल बहुत कम होते हैं। ये आपकी चूक है या कोई नई रणनीति है? इस विषय में क्या आप कहेंगे सोशल मीडिया के? देखिए है क्या, देखिए किसी भी चैनल को चलाने के धन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे पास इतना धन नहीं है, क्योंकि हमारा जो रिसोर्स है वो समाज ही है, और समाज में भी विशेषकर जो कर्मचारी अधिकारी हैं, और उन्हीं से हमें जो रिसोर्स मिलता है, और वो इतना रिसोर्स मिल नहीं पाता है, इसलिए हमें थोड़ी सी दिक्कत है चैनल को स्टार्ट करने। सर सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खड़ा करना, क्योंकि आपके पास जनशक्ति है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपके पास एक जन सैलाब है, बड़ी मात्रा में आपके पास लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। उस विषय में आज एक कोई संगठन खड़ा होता है, 70 चैनल उसके पास होते हैं, लेकिन आपके पास 88 संगठन है और चैनलों की संख्या बहुत कम है। RRKM जनमत न्यूज 85, MN TV 2-4 को छोड़ करके संख्या मुझे नहीं दिख रही है। उस विषय में आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखिए है क्या, देखिए एक तो जो चैनल जो चल रहे हैं, बहुजन समाज के भी जो चैनल चल रहे हैं, कि देखिए मैं ये समझता हूँ कि अधिकतर आप जैसे चैनल है जो निस्वार्थ और समाज के लिए काम कर रहे हैं, अधिकतर हमारे बहुजन समाज में चैनल है वो अपने भरण पोषण के लिए चैनल चलाने का काम करें, क्योंकि दुश्मन के हाथों वो कहीं ना कहीं एक तरह से लालच में या कि बिके हुए होते हैं, और वो बहुजन समाज कि उतना काम नहीं कर पाते जो करना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया बहुजन समाज का नज़र आ रहा है, वो कहीं ना कहीं पैसों के दबाव में, दूसरे लालच में हमारा काम नहीं कर पा रहा है। यही हो रहा है कि वो पैसों के लालच में अपने परिवार को पालने, अपना भरण पोषण के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे समाज में देखिए पैसे के लिए, अर्थ के लिए बहुत संघर्ष लोग कर रहे हैं, तो उनको ये माध्यम मिला है तो दुश्मन उनको खरीद लेता है, और खरीदने के बाद में उन्हें अपने समर्थन में, हमारा विरोध भी नहीं करते तो हमारा समर्थन भी वो नहीं करते। तो सर आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, काफ़ी लंबे समय से आप संगठन में हैं, और अगर मैं गलत नहीं तो पूरे मंडल में आपके दम से संगठन चल रहा है 3-4 जिलों में, लेकिन आप रिजल्ट पॉलिटिकल स्तर पर अगर मैं कहूं तो कितना आप देख रहे हैं? देखिए ये मेन कारण है कि जब जब ईमानदार नेतृत्व इस भारत में निकल कर आया है, उस ईमानदार नेतृत्व के रास्ते में अनेकों बाधाएं उत्पन्न करने का मनुवादियों के द्वारा प्रयास किए गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा नेतृत्व, उन जैसा महान आदमी भारत में ना तो अभी तक नहीं हुआ, आगे का पता नहीं। मैं समझता हूँ दुनिया में उनका नाम है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति को इन्होंने विफल करने का काम किया, तो आज तो स्थितियाँ दूसरी और ज़्यादा विकट हो चुकी, क्योंकि बाबा साहब जब थे तो लड़ाई डायरेक्ट मनुवादियों से नहीं थी,
डायरेक्ट आज लड़ाई हमारी डायरेक्ट मनुवादी ब्राह्मणवादियों से लड़ाई डायरेक्ट, क्योंकि ब्राह्मणवादी के कब्जे में सत्ता है। उस समय अंग्रेज़ों के कब्जे में सत्ता थी, अंग्रेज़ बाबा साहब की मदद कर रहे थे, लेकिन आज हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। आज डायरेक्ट लड़ाई हमारी ब्राह्मणों से है, इस कारण से ये सारी समस्या हमारे सामने आई। तो सर इस एक डायलॉग आया या आपका एक वक्तव्य आया कि तुम चुनाव लड़ो हम चुनाव आयोग से लड़ेंगे, तो इस संदर्भ में क्या आप कहेंगे? देखिए है क्या कि जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, ईवीएम जब तक रहेगी चुनाव लड़ने का उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये ईवीएम की जो धांधलेबाजी कर रहा है, ये चुनाव आयोग की दिशा उनकी आंखों के सामने, और जो सरकार मनवादी सरकार है उसका दिशा निर्देशन पर हो रहा है। इसलिए हमारी लड़ाई चुनाव आयोग से, अब लड़ाई हमारी अगला लड़ाई चुनाव आयोग से, क्योंकि हमने 6 अक्टूबर को आरएसएस के कार्यालय को घेरा, अब हम चुनाव आयोग को दिल्ली में घेरने का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ही ज़्यादा बदमाशी कर रहा है जो उनके साथ मिला हुआ है, और ये खुलकर इस ईवीएम में घोटाला कराने का। नहीं, आप घेर तो कुछ भी सकते हैं, इतना संयमित आंदोलन आप लोग करते हैं। नागपुर में खुद था, वहाँ पे कई गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और कुछ लोग पत्रकार के वेश में आए, वो कह रहे थे कि ये गाड़ियाँ खड़ी इनमें तोड़ फोड़ कीजिए, और वो सड़क के दोनों सड़कों के बीच में खड़े थे। मुझे वो चीज़ कवर भी किया। इतना सीमित आंदोलन आप करते हैं कि एक सुई तक कहीं चोरी नहीं हुआ, कहीं सुई तक का नुकसान नहीं हुआ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर अगला स्टेप आप क्यों नहीं लेते? देखिए, बहुजन समाज के लोग एक संवैधानिक दायरे में जो भी कार्य करते, संवैधानिक एक अनुशासन में रहते हुए अपना आंदोलन प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुजन समाज में चाहे फुले जी की जयंती हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती हो, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और कहीं एक कंकरी भी एक पत्थर किसी पर नहीं मारा जाता है। सर बहुजन समाज के दूसरे संगठन ने कहा था 12-14 लोग मर गए थे, लेकिन आपने कई बार भारत बंद किया, कोई मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं कुछ सेग्रीगेशन हुआ। देखिए, वामसेव एक बहुत ही अनुशासित संगठन है, उसके कार्यकर्ता बहुत अनुशासित होते हैं, क्योंकि कितना ही बड़ा प्रोटेस्ट हम कर लें तो एक बड़े अनुशासन में किसी हम सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सरकारी संपत्ति का नुकसान, ये देश हमारा है, अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है तो हमारा देश कमज़ोर है, हमारे देश की संपत्ति का नुकसान होता है। सर एक स्पेशल सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी परमिशन के विषय में कई बार गया प्रशासन के पास में, तो आपके प्रोग्राम की परमिशन क्यों जल्दी से नहीं हो पाती? देखिए, जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं उनको पता है कि जो ये मूवमेंट चल रहा है, ये ऐसा मूवमेंट है कि एक ना एक दिन ये ज़रूर सफल होगा। इससे जितना रोका जा सके, परमिशन को मना करके या और अन्य तरीके से उनके कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया जाता है, उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है, कि उनको पता है कि एक ना एक दिन ज़रूर सफल होगा। कि जिनकी व्यवस्था के विरोध में हमारा आंदोलन चल रहा है, वो व्यवस्था पर जो काबिज लोग हैं उन्होंने विदेशों में अपनी ज़मीन तलाशना शुरू कर दिया है। वो डरे हुए हैं, वो इतना डरे हुए हैं कि बार बार मोहन भागवत को बदल का स्टेटमेंट देने पड़ रहे हैं। तो ये उनके डर ही दिखाई दे रहा है कि वामसेव के द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, या वामसेव के जितने भी संगठन हैं जो मूवमेंट चला रहा है वामन मिश्राम जी के द्वारा, वो उससे डरे हुए हैं और डर कर ही उन्हें बदल का स्टेटमेंट देने पड़ रहे हैं। नहीं, कई बार सर उन्हें आपसे परमिशन भी नहीं देते और वो आपका विरोध भी नहीं करते, तो उस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो परमिशन नहीं देते, हम केवल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं उनको। हमने सूचना दे दी, आप हमें परमिशन दें या ना दें, हमारा कार्यक्रम होगा। वो हमारा विरोध इसलिए नहीं करते कि ये विरोध अगर करेंगे तो ये मामला एक एटम बम की तरह फूट जाएगा, और जिनको पता नहीं उनको पता चल जाएगा। वो चाहते हैं कि इनके मूवमेंट के बारे में, इनके आंदोलन के बारे में जनता को ज़्यादा नहीं पता चलना चाहिए। अगर पता चल गया तो ये आंदोलन एक दिन सफल हो जाएगा, और जो 3% लोगों ने देश की व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है, उनके कब्जे से सत्ता। ये आप कैसे कर रहे हैं डीपी सिंह जी? मैं आपकी रैलियाँ देख रहा हूँ लखनऊ के अंदर, आपने 12 लाख लोग पिछले साल इकट्ठे किए रमाबाई गार्डन में, तो आप कह रहे हैं ये अनफेयर चीज़ है। देखिए, ये रैली करना अलग बात है, और इसकी देश की व्यवस्था सत्ता पर कब्जा करना अलग बात है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में चुनाव ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके ज़रिए आप सत्ता में आ सकते हैं। अभी हाल ये क्या है कि अभी चुनाव के माध्यम से हम इस देश में अभी सत्ता पे आने जैसी हमारी स्थिति वो नहीं होने दे रहे हैं। वो बार बार हमें कहीं ना कहीं काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे वोटर्स को भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। इस कारण से अभी जब तक आपके पास वोट नहीं होगा तब तक लोकतंत्र में आप व्यवस्था पर काबिज नहीं हो सकते। इसलिए रैली करना अलग बात है, और जी चुनाव के द्वारा सत्ता में आना अलग बात है। तो सर अगर ये परिवर्तन यात्रा पूरी होने के बावजूद
इलेक्शन कमीशन के रवैये में कोई परिवर्तन ना आया तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन के रवैये बदलाव नहीं आया तो हम दिल्ली में जाकर इलेक्शन कमीशनों को घेरेंगे, लाखों लोगों को लेकर, और उसके बाद भी अगर नहीं मानता 2024 के चुनाव में हर बूथ पर हम ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम करेंगे। ये मेरे सामने ऐलान कर दिया। धन्यवाद डीपी सिंह जी। ये थे सीनियर कार्यकर्ता डीपी सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी। सर धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। सभी दर्शकों से अपील है जो बहुजन मूवमेंट को सफल बनाना चाहते हैं वो RKM जनमत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमारे जो टीम है उसका साहस बढ़ाने का काम करें।